अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से। कौमी असम्बली का जो इजलास, उसमें मुख्तलिफ तकारीर, अपोजिशन की तकारीर और जो मनाजिर हमने देखे वो एक्सपेक्टेड थे कि जब भी ये बिल कौमी असम्बली में पेश होगा तो यही सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये एक मुआशी कत्ल है जो हुकूमत पाकिस्तान का कर रही है इस वक्त, अपोजिशन ये बात बार बार कह रही है कि खुदारा इस तरह से ना करें। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर भी हम सुन रहे थे, वो भी यही कहते दिखाई दिए। फिर एहतजाज किया गया, शौकत तरीन साहब के डेस्क के सामने आकर एहतजाज किया गया। अभी रिसेंटली उनको सेनेटर मुंतखब कराया गया और अब बाकायदा वो एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन उनके जितना भी दौर रहा है, जब से सौदे पे हैं, हम देख रहे हैं कि महंगाई में मुसलसल इजाफा है, डॉलर जो है उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा है। और जब इस बजट के मामलात को काबीना के सामने भी रखा गया तो इतलात यही हैं कि काबीना के अंदर से भी सख्त सवालात हुए और हम यहाँ तक भी बात सुन रहे हैं कि 230 रुपये तक डॉलर ने जाना। अब IMF के पास माजी की हुकूमतें भी जाती रही हैं, लेकिन क्यों कर ये मौजूदा हुकूमत इस हद तक मजबूर है कि 360 अरब रुपये के नए टैक्सेस जो हैं वो इस हुकूमत ने अब लगाने की तैयारी कर ली है। ये 144 अशियाँ हैं और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। 144 अशिया में बच्चों का दूध तक भी आता है। इनमें बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो टैक्स से मुस्तस्ना थी, जिन पर कोई टैक्स था ही नहीं, उन पर टैक्स पहली दफ़ा आयद किया जाएगा। और बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जिन पे 5 से 12% तक का टैक्स था, उसको बढ़ाकर, चाहे वो 5% था या 12% था, ऑल टुगेदर उसको बढ़ाकर 17% तक लेकर जाया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं, चाहे गाड़ियाँ हों, दीगर मामलात हों, होटलिंग हो, बेकरी हो, तमाम तर चीज़ें जिन पर यह टैक्स लगेगा। तो एक आम आदमी को कि ये हुकूमत की आम आदमी की डेफिनेशन मैं अब तक नहीं समझ पाया हूँ, ना मैं जानता हूँ कि उनकी नज़र में आम आदमी कौन है, लेकिन आम आदमी पर इसका यकीन काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। अब ये क्यों इतनी मजबूर है हुकूमत, जो मैं बात पहले कर रहा था, माजी में भी हुकूमतें रहीं, IMF के पास भी गईं, प्रोग्राम्स भी पूरे किए, लेकिन ये हुकूमत इतनी मजबूर क्यों है कि इस हद तक इसे जाना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर यह हमें फरमाते नज़र आते हैं कि जो माजी की हुकूमतें हैं उन्होंने हमें IMF के पास जाकर ग़ुलाम बनाया और अब हमें मज़ीद कर्ज़ उतारने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है और इसका सारा का सारा मलबा उन पर है। यह हुकूमत अब तक डिनाइल मोड में 3.5 साल गुजरने के बावजूद किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और इस मुल्क की ख़राब मईशत जो है और इंतहाई ज़बूं हाली का शिकार जो मईशत है, उसको भी ये माजी पर इस सारी सूरत हाल का मलबा डाल रहे हैं। डॉलर कहा जाता है मसनूई तौर पर कंट्रोल था, महंगाई मसनूई तौर पर कंट्रोल थी और अब ये चीज़ों को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। कब तक ये मामला ऐसे चल पाएगा, क्योंकि अब बात हमने देखा कि जो हमने कौमी सलामती के हवाले से बात हुई और फिर कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से बात हुई, उसमें भी हम एक तरफ इकनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि ये बड़ी ज़रूरी है। फिर कुछ लोग ऐसी थ्योरीज़ भी पेश करते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ना रोल बैक करना पड़े, इतनी बुरी सूरत हाल ना हो जाए, जो चीज़ हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। एक तरफ हम उस पर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और मईशत हमारी बदतरीन हालात से गुजर रही है और इसमें बताया जा रहा है कि मज़ीद बदतर होना है, बेहतरी के कोई आसार नहीं है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में तफसील से इस हुकूमत की क्या मजबूरियाँ, मकसद सिर्फ तनकीद नहीं है, क्या वजूहात हैं कि ये इस सारे मामले पर काबू नहीं पा रहे और क्या मुख्तलिफ हल्के खामोश हैं कि ये इनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है, ये नाअहली का नतीजा है और क्या रीज़न्स हैं। मैं चाहूँगा तफसील से हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी इस पूरे साल के 2021 बाय द वे आज की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक महंगा तरीन साल रहा, महंगाई के हवाले से, महंगाई की शरह के हवाले, हर चीज़ की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो। मैं चाहूँगा थोड़ा सा रिव्यू हम इसे भी करें और फिर मैं ये जो अपोजिशन आज बढ़ चढ़ कर बोल रही है पार्लियामान में भी, और यकीनन वो आवाम का दर्द रखते हुए बोल रहे हैं, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता। चूँकि आज आखिरी प्रोग्राम है साल का, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा हम कंक्लूड कर लें अपोजिशन की परफॉर्मेंस को भी कि वो कैसी रही, चाहे PDM की शक्ल में हो, चाहे पीपल्स पार्टी की अपनी सोलो फ्लाइट हो और जमातें जो सोलो फ्लाइट में उन्होंने क्या किया, आवाम का मुकदमा किस हद तक उन्होंने लड़ा। मैं चाहूँगा ज़रा उसको भी आज के प्रोग्राम में हम कंक्लूड कर लें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप भी सीनियर तजियाकार हैं। मुबशिर बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। लगारी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा सर। अब पहले तो मुझे आप आम आदमी की डेफिनेशन बता दें, आपकी नज़र में क्या है। मैं और आप दोनों ही आम आदमी हैं मेरे ख्याल से, और हमारे दोनों
जो दूसरे मौजूद साथी हैं वो भी आम आदमी हैं। इस हुकूमत की आम आदमी की डेफिनेशन क्या है जो कहती है कि आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? वुज़रा हमें बताते हैं कि कोई चीज़ अगर 3 रुपये से 8 रुपये की या 8 रुपये से 16 की हो जाती है तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ती। ये तो रवैया है सर। एक तो होता है महंगाई होना, मजबूर होना, IMF के पास जाना, मईशत को देखना, उसके साथ साथ तमस्खुर उड़ाया जाता है अवाम का इस तरह के बयानात देकर। कैसे देखते हैं आप इसे? पाकिस्तान की जो मजमूई आबादी है, हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि वो तकरीबन 22 करोड़ होगी, क्योंकि सब लोगों के रिजर्वेशंस हैं। सेंसस के ऊपर जो चंद साल पहले हुआ था उसको कोई नहीं मानता, लेकिन हम फिर भी एक एज्यूम कर लेते हैं कि अपना आबादी कितनी होगी, तो आबादी का यही है कि 22 करोड़ की आबादी होगी। अच्छा, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की कंज्यूमर मार्केट कितनी है, जो चीज़ों को कंज्यूम कर सकती है, जो ख़रीद सकती है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें लेते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ लेते हैं, जो सबसे छोटी गाड़ी लेते हैं, जो बाइक लेते हैं, और बाइक से कम जो बाईसाइकिल भी नहीं ले पाते हैं, तो उनकी टोटल आबादी कितनी होगी? मेरे ख़्याल में बाइक तक के लोगों को भी अगर शुमार कर लिया जाए तो आप गाड़ियों की तादाद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग इसका अफोर्ड करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि मैक्सिमम 3 करोड़ या हद से ज़्यादा 4 करोड़ आपकी कंज्यूमर मार्केट हो सकती है, और वो लोग क़ुव्वत ख़रीद रखते हैं और उन पर असर शायद नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा अब भी ये ख्याल है कि 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी एक गुमान है, क्योंकि टैक्स नेट में तो 1 करोड़ भी नहीं है ना। जो आपका टैक्स नेट है उसके अंदर जितने लोग हैं, और उसमें भी कमाल ये है कि सर्विसेज के लोग हैं जो नौकरियां करते हैं, मैं हूँ, आप हैं, और लोग हैं जो उस नेट में आ जाते हैं और हमारी तनख्वाहों से ऊपर ही ऊपर कट जाता है और हम उसको पे कर रहे होते हैं। तो टैक्स नेट में एक्चुअल जो टैक्स नेट, अगर सर्विस सेक्टर को निकाल दिया जाए, सर्विसेज सेक्टर हर किस्म का, यानी हमारा सिक्योरिटी का सर्विसेज जो वो है नेट है, उसको भी मिलाएं और हम सिविलियंस को भी मिलाएं, तब भी वो इतना नहीं है कि आप उसको यानी 0.01% भी कहें तो शायद इतना भी नहीं होगा हमारा टैक्स नेट। तो अगर हम उस हिसाब से लगाएं तो हमारी कंज्यूमर मार्केट कुछ भी नहीं है, फिर तो 10-12 लाख होगी। चलें भाई, कुछ लोग बड़े लोग हैं नहीं देते हैं टैक्स, उनकी तादाद हमने बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी है। लेकिन 18 करोड़ इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनकी फीकस आमदनी के बारे में गुमान ही नहीं किया जा सकता। फी फैमिली तो कर सकते हैं कि एक फैमिली 10 से 15 हज़ार रुपये में 18 करोड़ इंसान गुजारा करते हैं जिनकी फीकस आमदनी 10,000 से 15,000 के दरमियान हो सकती है। अब बता लें इसके अंदर कर लें एक फैमिली यूनिट ले लें और उनको कहें कि जी ये आपके ऊपर नया बजट आया है, आप पर तो असर नहीं पड़ेगा, आम आदमी पर। यानी आप अब अगर टेलीफोन यानी वो स्मार्टफोन ना हो, आम टेलीफोन, वो तो आपका इतनी बड़ी तादाद में है और इसको शौकत अजीज साहब इकनॉमी का हिस्सा समझते हैं। देखिए ये लोग जो टेलीफोन ख़रीद सकते हैं और उसको भर कर सकते हैं तो वो तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब पहले एक लग्जरी होती थी मगर अब लग्जरी नहीं है, अब एक ज़रूरत बन गया है। टेलीफोन पर आप साशे में लेता है गरीब आदमी, यार मैं एक डब्बा दूध इसका नहीं ले सकता हूँ घी का, वो जाकर साशे में वो लेता है, चाय की पत्ती साशे में लेता है, मसाला जाकर साशे में लेता है। साशे पर भी टैक्स लगा दिया गया है, तो इससे आम आदमी मुतासर नहीं होगा। यकीनन सर ये हुकूमत की अपनी कोई डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन आम आदमी यकीनन हर लिहाज से मुतासर होगा। अब ये और बात है कि कितने लोग बल्क में ये चीज़ें ख़रीदते हैं। बहुत सारे लोग हैं रोज़ाना की बुनियाद पे अगले दिन के नाश्ते तक की चीज़ रात को मजदूरी करके पैसे कमा के लेके जाते हैं, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं वन वे और अनदर। आप कैसे कह सकते हैं कि 360 अरब रुपये से लोग मुतासर नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपना एक बहरहाल मौक़िफ़ रखती है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो मैं अब ज़रा इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब बढ़ता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, बात हम कर रहे हैं जो नए टैक्सेज़ हैं, और मैं बात अबव ऑल इस पर कर रहा हूँ कि महंगाई होना या मजबूर हैं अगर आप, तो आप आवाम को सही तरह से बताएं। लेकिन जिस तरह आपके वज़रा बयानात देते हैं
जो कहते हैं कि कोई पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी कीमत बढ़ जाने से कोई क़यामत नहीं आ जाती, ये बयानात ज़्यादा आवाम के लिए तकलीफ़ दें हैं कि पहले तो आप कह रहे थे महंगाई पे परेशानी है, उसका नोटिस लेने की बात करते हैं, अब तो आप उसकी रियलाइजेशन भी नहीं है, उल्टा मजाक उड़ाते हैं आप और गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं। आज क्या वाकई माशी कत्ल हो गया सर पाकिस्तान का? पाकिस्तान के अवाम इस काबिल हैं कि इनका ऐसे माशी कत्ल होता रहे, क्योंकि ना वो सड़क पे निकलते हैं, ना वो जुलूस में आने को तैयार हैं, ना वो एक दिन की दिहाड़ी ख़त्म जाया करने को तैयार हैं। अजीब अजीब कहानी है कि ये मजदूर आदमी हैं, कैसे जुलूस में जाएँ, अगर जुलूस में जाएँ तो रात की रोटी कहाँ से खाएँ। ओ भाई 365 दिन में अगर 2-4 दिन जुलूस में जाना पड़ जाए तो वो अच्छा है, बनिस्बत 365 दिन में 360 दिन जलील ख़ार होना। ये फैसला करना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को, खासतौर पर लोअर मिडिल क्लास को और पुअर क्लास को तो फैसला करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर चुप करके जो हो रहा है इसको बर्दाश्त करो और ज़्यादा शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं। इफ्तिखार अहमद साहब, उनको कोई निकालने वाला भी तो हो अवाम को। ये देखें, ये आपने अब नया सवाल खड़ा कर दिया, निकालने वाला। मैं कहता हूँ हर मोहल्ले में लोग अगर एहतजाज कर दें, काले झंडे अपने घरों पर लगा दें, उनको लाने वाला कौन है? खुद ब खुद कोई ना कोई लीड कर लेगा, ऐसी बात नहीं। मैं बहुत अफसोस का इजहार करता हूँ जब मैं ये सुनता हूँ कि ये हम गरीब लोग क्या करें, हम दिहाड़ी कमाते हैं, वही खाते हैं। तो ठीक है, फिर दिहाड़ी कमाओ और खाओ और भुगतो। जब तक लोग इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे और सड़क पे आके ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आग लगाएं, तोड़फोड़ करें, बंदों को मारें जिस तरह कुछ लोग मार देते हैं, मैं ये उनको ये मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन ये तो कहता हूँ ना कि एक दिन तो जुलूस में शिरकत करें ना, 4 घंटे तो किसी जुलूस के अंदर जाए ना, अपने अपने इलाकों में ही इसको प्रोटेस्ट कर दें। काली पट्टियाँ चले, कुछ भी ना करें, काली पट्टियाँ मारना, कुछ तो पता लगे ना कि ये कौम है, ये हजूम नहीं है, वैसे है तो हजूम ही, माफ कीजिएगा। चलें ये पता लगे ये कौम है, इसमें इंसान बसते हैं, ये बिल्कुल वो वैसे नहीं है। और हुक्मरान जो इनके बारे में कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, हुक्मरानों को पता है कि ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनको पता है इनको 300,000 रुपए के टैक्स और लग जाए तो ये चुप करके मेरी तरह का आदमी 1-2 दिन बोलेगा और आप जैसे लोग अपनी नौकरी की खातिर प्रोग्राम करेंगे टीवी के ऊपर, और साफी जो हैं वो कॉलम लिखेंगे, जो उन्हें तनख्वाह लेनी होती है, बात खत्म हो जाएगी। वेरी सीरियस। मुझे इफ्तिखार अहमद साहब ये बताइएगा सर कि खाली मान लिया चले आज अवाम एहतजाज भी कर लेते हैं, जिनको हम कह रहे हैं। हाँ, तो आम जब एहतजाज करते हैं ना तो फिर आपको शायद उसका अंदाजा नहीं है। तो मुझसे पहले कौन सा आप बात कर रहे थे? नज़ीर लगारी साहब से। नज़ीर लगारी साहब से पूछिए, जब अवाम एहतजाज करते हैं तो फिर क्या होता है? सर खाली एहतजाज से कुछ हो जाता है या कोई इनकलाब से मामला तब्दील होता है? नहीं, नज़ीर लगारी लीडर रहा है ना, पूछें कि होता या नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हैं कि हम ये पता ये क्या चक्कर चलाया है? ये जब फौज ने यहाँ पे हुक्मरानी की मुशर्रफ के दौर में, तो उन्होंने बेहतरीन तरीका ढूंढा कि टीवी शीवी ले आओ, लोग अपना कैथारसिस तलिया करें टेलीफोन के जरिए, किसी तकरीर शकरीर करके, ना वो इकट्ठे हो, ना कोई जुलूस निकालें, ना कोई जलसा करे। उनके लीडर भी रोज में, हमारा कभी कभार लीडर का अगर हमने जलसा सुनना होता ना तो हम बड़ी तैयारी करके जाते थे, मल्लों में से, गलियों पे, मोटरसाइकिलों पे और साइकिलों पे। अब हमारा जो लीडर रोज तकरीर कर रहा था, अभी आपके प्रोग्राम में होगा, घंटे के बाद किसी और प्रोग्राम में होगा, तो वो जो एक डीप पोलिटिसाइज करना था इस नेशन को, वो कर दिया गया है। और अब क्या हम करें? अब फौजी रहे हुए शख्स से फिर मैं जान लेता हूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ। हारिस नवाज साहब बताएंगे। वाह वाह वाह, यानी आपने नुस्खा भी मेरे किस दोस्त से ढूंढा है। क्या बात है मेरे दोस्त। सर वो बड़ी सच्ची बात करते हैं वो। नहीं सच्ची बात नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मेरे मुश्किलात का जो हल ढूंढा है वो ब्रिगेडियर हारिस नवाज से ढूंढा है। तो फिर आपने उनके इदारे के मुतालिक बात की है, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो क्या राय रखते हैं। उनके इदारे के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला मिस्टर। I have not said a single word about his adara. Please, ठीक, don't misquote me. चलें ठीक है। I have not said a single word. अच्छा मैं सर चले, मैं ब्रिगेड साहब से जान लूँ अब सर आपकी इजाज़त से। जी हाँ जरूर जाने, लेकिन ये मत कहें कि मैंने उनके इदारे के बारे में कुछ बोला है। उनका इदारा एक कॉन्स्टिट्यूशन इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक रोल है। जर्नैल भी उसी इदारे का हिस्सा है ना सर? कौन? वो जो फौजी हुक्मरान रहे, जो जर्नैल रहे, वो उस इदारे का हिस्सा था। मैंने तो एक जनरल का नाम लिया है,
और मैं उसका नाम लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुशर्रफ ने ये टेलीविजन को ये आज़ादी दे के इसलिए दी कि लोग डीपोलिटिसाइज हों, ये मैं कहता हूँ और ये मेरा मौक़िफ़ है और मेरा इसमें यकीन है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। तो वो उन फर्द वाहिद की बात है, इदारे की नहीं है। बेशक उनका ताल्लुक उसी इदारे से था, लेकिन आप उनकी इंडिविजुअल कंडक्ट की बात कर रहे हैं। आई गॉट इट। ऑब्वियसली ठीक है, अब मुझे क्लैरिटी होगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, क्या क्या कहेंगे सर? गुफ्तगू आपने सुनी, टैक्सेस अवाम, एक नया एंगल दिया है इफ्तिखार अहमद साहब ने, और एक रियलिटी भी है, अवाम नहीं निकलते, अवाम नहीं एहतजाज करते, और जो हुक्मरान जितना चाहे करता जाता है और हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। 2 दिन बात करेंगे। बिल्कुल राइटली सेड बाय इफ्तिखार अहमद साहब। आई थिंक देखें, इफ्तिखार साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि जितने भी आपके टेलीविजन नेटवर्क ज़्यादा आए हैं, आपके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क ज़्यादा हुए हैं, जाहिर है कि जब लोगों को घर बैठे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, दे कैन वॉच एवरीथिंग, सो दे डोंट गो इनटू द स्ट्रीट। ये बिल्कुल बात ठीक है। इट्स नॉट जनरल मुशर्रफ, बल्कि उससे पहले भी और उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा है। और ये इससे जाहिर है कि जब आपके पास पहले यही होता था कि हम सब में यंग एज में हम भी जाते थे, स्टूडेंट्स में थे, तो जाके जलसों में चले जाना, क्योंकि वी डिडंट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। बट नाउ एवरीथिंग इज लाइव कमिंग, तो वो चीज़ें नजर आने लग जाती है, जिसकी वजह से लोग जल्द नहीं ज़्यादा प्रोटेस्ट में या बाहर नहीं निकलते हैं, अनलेस के दे आर पर्टिकुलर किसी पार्टी से होंगे तो वो उसके लिए जाएंगे। लेकिन देखें, बात यह है कि ये महंगाई की बात तो बिल्कुल ठीक है, महंगाई है, कोई डाउट नहीं है, और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इज़ हेल्पलेस। अदरवाइज गवर्नमेंट को भी पता है, वो बार बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो जो जिक्र करते हैं, कुछ जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट है बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है, इमेच्योरिटी की हैं, जो बात कर रहे हैं 3 के बजाय 7 रुपए की आप चीज़ ले लें, या आप इतने नहीं फ़र्क पड़ता, फ़र्क हर एक को पड़ता है। और सबसे ज़्यादा हिट जो है वो आपका पुअर, लोअर मिडिल क्लास जिसमें हम सब लोग आते हैं वो, और सैलरीड क्लास लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ एलीट है जो आपके 2% लगाई साहब ने बात की, उनको कुछ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत कम है। और ये सब कुछ हो भी उन्हीं के लिए है। इम्पोर्टेड आइटम्स आप क्यों खरीदते हैं? इम्पोर्टेड फूड स्टफ क्यों आती हैं? चॉकलेट्स क्यों आती हैं? आप इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन है? हमारे पास कोई नहीं है। आप वो इम्पोर्टेड ऑयल आ रहा है, इम्पोर्टेड सोन सो चीज़ आ रही, मत मंगाएं। हाँ, अगर बच्चों की नरिशमेंट के लिए यू डोंट हैव योर ओन इंडिजिनस चीज़ें, तो आप वो ज़रूर मजबूरी है, ज़रूर मंगवाएं। तो आपको ऑब्वियसली आपका जो डॉलर्स का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, और उसके साथ आपकी एक्सपोर्ट जो ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये तो जायज़ बातें हैं। लेकिन बात यह कि ऑपोजिशन जो कुछ कर रही है, आप बताएं, आज भी जो बात हुई, कोई ऑपोजिशन ने एक हल निकाला कि कहीं ये सोल्यूशन है हमारे पास, या वो कहें ये हमारे मैनिफेस्टो में अगले में हम ये लेकर आएंगे, या बताएं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। अवाम, आप ऑपोजिशन, तो वो चलें, अगला आपका सवाल भी अपने रखा हुआ कि अब पीडीएम का और अपोजिशन का रोल रहा है। सो ये हल नहीं है। सेकंड ये है कि इस शोर मचाने का व्हाट इज द पर्पस। अगला साल आपको ऑलमोस्ट इलेक्शन ईयर है। जून 30 इज 2022 इज द लिटमस टेस्ट फॉर गवर्नमेंट। क्या आवाम को रिलीफ देती है? क्या आवाम का ख्याल कर सकते हैं? क्या आवाम को हाउसिंग में, जॉब में, मेडिकल में, एजुकेशन में, वट एवर जो भी प्राइस को कंट्रोल करते हैं, सब्सिडी देते हैं, नहीं देते हैं, इनका डायलेमा ये है कि ये गवर्नमेंट अननेसेसरी सब्सिडीज़ नहीं दे रही है। वजह यह है कि सब्सिडी देने से मसाइल का हल नहीं होता, और ये पहली गवर्नमेंट यही करती थी कि लिया दबा के IMF वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, सब्सिडी में लोगों को खुश कर दिया, और दिन ब दिन लोन बढ़ता गया। अभी इस गवर्नमेंट में जो बताई नो कि $40 बिलियन के इन्होंने लोन लिए हैं पिछले 3-3.5 साल के अंदर। $19 बिलियन इन्होंने उसमें कर्ज वापस किया है, 6-7 बिलियन उसका डॉलर इन्होंने सूद अदा किया है, $5-6 बिलियन इन्होंने अपने फॉरेन अकाउंट्स में पैसा रखा है, और $5-6 बिलियन इन्होंने जो खर्च किया, जो भी जहाँ भी किया, वो इनके पास अपने ड्रेल होगी। सो हुकूमत की कारकर्दगी डेफिनेटली नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आजकल की जो चीज़ें बढ़ी हैं और ओवरऑल जो वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ रही है, उसका इफेक्ट पाकिस्तान में ट्रिकल डाउन हुआ है। ये कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं,
कितने अच्छे तरीके से आवाम को बता सकते हैं कि क्या वजह है। असल तो सवाल ही ब्रिगेड साहब ये है ना कि बताएं तो कम से कम सही बात ना, लेकिन जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं उनसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये अभी इन्होंने हाल ही में अपना नया तरीक़ाकार अपनाया। मैं ज़रा मुबशिर बुखारी साहब की जानिब भी बढ़ूँगा। बुखारी साहब, पहले इनकी पॉलिसी ये थी कि इमरान खान साहब ने महंगाई का नोटिस ले लिया। इमरान खान साहब, महंगाई सबसे बड़ा मसला है, महंगाई से निपटेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। फिर दिखाने के लिए इधर इस्लामाबाद में G11 सेक्टर रमज़ान में ये वो खाली करा के रूट लगा के दौरे चौरे भी कर के जी अवामी आदमी हैं खान साहब, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। पर कहा छोड़ो, इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। बिल्कुल इनको बताओ कुछ है ही नहीं है, मसला ही नहीं है, महंगाई है ही नहीं है, और महंगाई आलमी मसला है, हमारा मसला नहीं है। और अगर कोई थोड़ी सी कीमत बढ़ भी गई है तो क्या क़यामत आ गई। ये अब नया तरीक़ाकार सर इन्होंने अपना लिया है। इसके पीछे क्या मंतक हो सकती? देखिए, सबसे पहले तो एक आम आदमी की आपने बात की, तो जिसने बात की उनका नाम शौकत तरीन है कि आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है शौकत तरीन साहब ही आम आदमी हैं, चूँकि एक बैंक को ओन करते हैं इसलिए उन्हें वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लोगों को वो आदमी क्या इंसान भी नहीं समझते। तो आम आदमी हमारे मुल्क में बड़ी कम सी तादाद में है, बाकी जितने भेड़ बकरियां हैं। तो मेरे नज़दीक तो यही डेफिनेशन है कि जिसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वही आम आदमी है, उसके अलावा शायद वो इंसान भी नहीं, उन्हें जीने का हक भी नहीं। दूसरी बात ये जो आप फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट की नालायकी सीधी सीधी है। आप जितनी मर्ज़ी जस्टिफिकेशंस दे दीजिए, लोन डेट सर्विसिंग हर दौर में हमारे लिए एक प्रॉब्लम रही है। और माजी में भी ये हुकूमतें बड़े बड़े लोन उतारा करती थी और फिर लिया भी करती थी और साथ में सब्सिडी भी दिया करती थी। मसला जो है गवर्नेंस का, उसका होता यही है मकसद कि आप आवाम तक रिलीफ पहुँचाएँ। हाँ, किसी भी तरीके से पहुँचाएँ, आप सब्सिडी दें या आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में खूब कॉस्मेटिक सर्जरी हुई और बाद में जब गए तो अगली आने वाली हुकूमतें वही रोना रोती हुई। लेकिन मसला हमारा वही है कि अवाम को रिलीफ जाए। अब इमरान खान साहब की तरफ आइए। देखिए, शुरू से अपनी इल परफॉर्मेंस को वो ये कहते रहे, इनका पूरी बैंड वैगन ऑफ मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स और स्पोक्स पर्सनस के जनाब अली ये सारी पिछली हुकूमतों का किया धर है। 3.5 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक एक सिंगल इमैक्यूलेट प्लान किसी तरफ नज़र नहीं आया। जब जहाँ तक रही सब्सिडी, जी सब्सिडी नहीं दे रहे, ये कैश कराने की कोशिश करें, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, उसके बाद ये जो लंगर खाने वगैरह इन्होंने किए हैं। मैं आपको आज मेरी बात लिख लीजिए कि जो ही ये जाएंगे और इसमें से जो स्कैम्स निकलेंगे वो आई ओपनर होंगे, क्योंकि इस पर आवाम से रब्ता होता है हमारा, पूछते हैं, स्टोरीज़ करते हैं और इसमें लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट मामला नहीं है। अब ये लंगर खानों में और ये पन्ना गांव में नहीं है ट्रांसपेरेंट मामला? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो वैक्सीनेशन वाले मामला आप खुद विजिट कीजिए। अब देखिए कि अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका वैक्सीनेशन के मामलात पे हमें असिस्टेंस कितनी आई थी, उसमें स्पेंड क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट ऐसी आई है? आपके सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटमेंट आया था कि फ़ी बंदा जो ट्रीटमेंट पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो देखें आपने कहीं पे स्पेंड होते हुए। ये अजीबोगरीब मामला हैं। जो पॉइंट आपका सवाल था बुनियादी, उसका जवाब यही है कि हर चीज़ का तोड़ है प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें इतना झूठ बोला जाए और इतना मुसलसल बोला जाए कि वो सच लगने लगे। और यही काम जो है इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत खान साहब की हुकूमत जो है वो काम कर रही है। अदरवाइज ऑन ग्राउंड सर इसी प्रोपेगेंडा के नतीजे में ये गलत ख्वाब दिखा के इक़्तिदार में तो आ गए, लेकिन अब दोबारा इलेक्शन भी आप प्रोपेगेंडा के तहत एक और जीत सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस के बाद। जी, केपी का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का रिज़ल्ट आपके सामने है। ज़रा आवाम को थोड़ा सा फ्री हैंड दीजिए वोट करने के लिए, वो आपको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। अभी ये जुर्रत करें पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने की और आपको दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाएगा। राइटली सेड। मैं एक ब्रेक की जानिब जी यहाँ पर बढ़ूँगा। ब्रेक से वापस आकर हम ज़रा इस जो पूरा 2021 का साल रहा है ज़रा इसको रिव्यू करते हैं। इसमें फिर अपोजिशन की भी परफॉर्मेंस की, पीडीएम की परफॉर्मेंस की, अमली तौर ज़ुबानी जमा खर्च रहा, अमली तौर पर कुछ नहीं रहा, पार्लियामान कितना प्रोडक्टिव रहा, ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो इस पूरे एक और जमहूरी साल के हवाले से हैं। मैं चाहूँगा उन पर ज़रा मेहमानों की राय लें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, ये तो हमने बात कर ली, सारा मामला दो तीन चीज़ें हैं। तो ये तो जो मज़ीद होगा अगले साल हमें पता लगेगा इसके असरात क्या आते हैं। पूरा ये 2021 हम देखें तो कोई अपोजिशन की तरफ से कोई टफ़ टाइम, अभी इफ्तिखार साहब ने एक नया एंगल दिया था, वो ये था अवाम एहतजाज नहीं करते। मैं ज़रा अवाम तो नहीं कर रहे, रियलिटी भी है। अपोजिशन ने कितना कोई टफ़ टाइम दिया, कितनी कोशिश की मोबिलाइज़ करने की, कितना निकालने की, पीडीएम क्या करती रही, पार्लियामान में क्या होता रहा, वहाँ पर कितना टफ़ टाइम दिया, कितनी अच्छी कानून साजी कोई हुई, इस पर सर आपकी क्या राय होगी? कैसा एक और सब जमहूरी 2021 का साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहा, और अपोजिशन जो मुश्तरका अपोजिशन है या अकेली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने क्या, इनकी परफॉर्मेंस रही, उसको कैसे एनालाइज करेंगे? आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं इफ्तिखार अहमद साहब की राय लूँ। जी, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए तो एक पूरा थीसिस चाहिए है कि पाकिस्तान में सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया गया। डीपोलिटिसाइज करने के जो आले थे, जो औजार थे, जो हथियार थे, वो अख्तियार किए गए। पाकिस्तान में पिछले कोई लगभग 38 साल से तलबा की यूनियनों पर पाबंदी है, ट्रेड यूनियंस पर पाबंदी है, किसानों की अंजुमनें नहीं बन सकती, कोई अंजुमन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, और सियासत जो है उसकी अच्छा बल्दियाती इंतखाबात तबातुर के साथ नहीं होते हैं, जब मंशा होती है सरकार की तब हो जाती है। तो अब ये जहाँ से नर्सरियाँ निकलनी थी वो तो नर्सरियाँ बंद हो गई हैं, सोते खुश्क हो गए हैं, और वहाँ से इस कुएँ से कोई पानी निकलने वाला नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन निचली सतह पर मासेस की मेहनत करने वाले की, जिसने अमलन जाकर काम करना है जिस जगह पर, वहाँ अगर उसको यूनियन साजी की इजाज़त नहीं है कि वो अपने मतलबात पेश करे, तो उसके बाद क्या होता है कि गैर हाजिर एम्प्लॉयर आता है। यानी आपकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाला HR का शोबा, हायरिंग का शोबा वो किसी और को दे देता है, और ये आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट होती है। आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट वाला जो है वो यूनियनबाजी नहीं कर सकता है। ये तमाम तरीके अख्तियार किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस सबसे बड़ी ग्रोथ हो रही थी वो इस बात पर हो रही थी, और हमने हफ्ता खुशहाली मनाया था, इस बात पर मनाया था कि मजदूर काम कर रहा था और कोई इदारा खसारे में नहीं जा रहा था। ये उनका नुक्ता नज़र था कि अवाम बदहाल हो जाएं, और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जिन लोगों ने सियासत के दरवाजे बंद किए हैं, और हम इफ्तिखार साहब पर मुझे मायूस किया है, उन लोगों का मंशा ये था कि पाकिस्तान एक दिन जाकर फार सेल कर दिया जाए, और अब इस सूरत हाल तक हम पहुंच चुके हैं। असल सियासत ये पार्टियां नहीं करती हैं। इन पार्टियों में कौन सी आप पार्टी को कहेंगे कि ये पार्टी कोई इनकलाबी काम कर सकती है या आगे बढ़ सकती है, ये मासेस की नुमाइंदगी कर सकती है या मासेस को जवाब दे सकती है? किसी पार्टी ने कोई इस तरह का अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं बनाया है। ये इफ्तिखार साहब एक एक्टिविस्ट रहे हैं, बतौर तालिब इल्म, बतौर मेहनत कश के एक बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। तो आज कोई एक्टिविटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तलबा की कोई तंजीम बन सकती है? नहीं बन सकती है। हाँ, जो स्टेट को, जो हुकूमत को, या जो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको फैसिलिटेट करने वाली तलबा तंजीमें अब भी होंगी। वो डंडे लेकर, हथियार लेकर वो लोगों को कत्ल भी करती होंगी, वो लोगों को मारती भी होंगी, फिजिकली उनकी टांगें भी तोड़ती होंगी, और उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता होगा। लेकिन अगर कोई जो हकीकी तलबा के इश्यूज पर बात करने वाली अगर कोई तंजीम बनती है तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, और वो सारे मिलकर तोड़ेंगे। स्टेट भी तोड़ेगी, रियासत के इदारे भी तोड़ेंगे। लगारी साहब, अगर ओवरऑल कलेक्टिवली मैं ये कहूँ कि जमहूरी साल था, एक कैसा रहा सियासी मंजरनामा इस जमहूरी साल का? ये मायूस कुन था, क्या कहेंगे? कोई उम्मीद की किरण है इसमें? कुछ आगे बेहतरी की तवक्को है, या इसी तरह जैसे चल रहा था चलता है, कि क्या कहेंगे इस पर सर? अर्ज करता हूँ कि आपने सवाल मुझसे किया, हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछली दफ़ा आई, उसने वादा भी किया था और उसको पूरा नहीं किया था। न मजदूर तंजीमें बहाल हुई,
ना स्टूडेंट्स की तंजीमें बहाल हुई, ना ट्रेड यूनियन बहाल हुई, ना इस तरह की तंजीमें बहाल हुई हैं। आप इनको पाबंदी लगाए रखें, फिर आपके पास यही सूरत हाल होगी। अगर 21 में थी ये सूरत हाल तो 22 में भी यही होगी, 23 में भी यही होगी। राइटली सेड। लगारी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब बढ़ूंगा। पॉइंट वेल टेकन सर। इफ्तिखार अहमद साहब, सर आप कैसे देखते हैं इस पूरे साल को, और उसमें हुकूमत के हवाले से तो हम बात करते ही हैं, ऑपोजिशन का किरदार कैसा रहा, उस पर क्या सर कमेंट करेंगे ओवरऑल? सर पूरी कौम एक साल पीछे और चली गई। जो मिडिल क्लास थी वो लो मिडिल क्लास में चले गए बेचारे। जो लो मिडिल क्लास में थे वो उस जगह पे पहुंच गए, खते गुर्बत के करीब कहीं पहुंच गए। जो खते गुर्बत में खड़े थे वो तो अल्लाह उनका मालिक है कि वो तो बिल्कुल नीचे चले गए। ये है साल की कहानी। दुख भरी कह लो, दर्द भरी कह लो, और हकीकत तो यही है। ना सियासी जमातों को कोई तल्लक है अवाम से, ना उनके पास 400 रुपया जो घी है उसको 350 लाने का कोई फलसफा उन्होंने वैसे डिस्कस किया है। और वो जो बैठे हुए कौमी असम्बली में जो ताकतवर हैं, स्पीकर असद कैसर की शक्ल में, इनको तो अल्लाह ताला ही पूछेगा। वो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि इन्होंने इस कौम के साथ क्या किया। 22 करोड़ अवाम को ज़रीर खाक करके रख दिया है। इतनी जलालत, इतनी इंसानी कमज़ोरी मैंने महसूस नहीं की जितनी आज मैं करता हूँ। शहर हैं तो कबाड़ खाने बन गए हैं, इंतजामी अमूर हैं तो वो चल ही नहीं रहे हैं, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, लूट मार हो रही है। एक नया तबका पैदा किया है ये ख़ास तौर पर पिछले 5 सालों में रियल एस्टेट के कारोबार का, वो खरबपति है। जब मैं छोटा होता था तो पाकिस्तान में 2 लोगों के पास जहाज थे, प्राइवेट जेट। अब पता नहीं कितने लोगों का प्राइवेट जेट हैं। तो इसका कभी तो अंदाज़ा लगाई ना, कभी किसी ने तहकीक की है। और अल्लाह खैर सलाह। ये पानी वो बेचते हैं, घी वो बेचते हैं, चीनी वो बेचते हैं, आटा वो बेचते हैं, दवाइयाँ वो बेचते हैं। किस रेट पे बेचते हैं ये सवाल आप नहीं कर सकते। ये सवाल करना जुर्म है। ये सवाल करना मुल्क की सलामती के खिलाफ है। ये सवाल करना जो है ये आपको करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, आप लंगर खाने खोल लें 10 बाई 10 के कमरे में और उसके ऊपर बोर्ड लगा दें, समझें कि लोगों के मसाइल क्या रहे, तो ये अफसोसनाक है। कौम को भिखारी नहीं बनाना चाहिए। और मेरे जो उस्ताद थे वो मुझे जागे थे कि इफ्तिखार साहब आप दोनों हाथ जो काम करने वाले इंसान के उनको काम दें, उनको काम दें, उनको भीख के लिए ना इस्तेमाल करें कि वो भीख के लिए खड़े हों किसी चौराहे में कि जनाब यहाँ पे चीनी सस्ती मिल रही है और आटा सस्ता मिल रहा है। बोले वो अब तो हाल ही हो गया कि यूरिया खाद लेने के लिए किसान किसानों में खड़ा है, पैसा लेके जेब में 1000 रुपया। जो लूटमार करने वाली फर्में हैं और लूटमार करने वाले जो दुकानदार हैं उनसे पूछने वाले कोई नहीं है। ना डिप्टी कमिश्नर, ना कमिश्नर, ना एसी, ना मजिस्ट्रेट, सारा निज़ाम फारिग है। इसकी बात भी तो करें ना। सिर्फ ये नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, मैं कहता हूँ निज़ाम कोलैप्स कर गया है। देयर इज नो सिस्टम एग्जिस्ट नाउ। किसी चीज़ का तुम नाम ले लो, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किधर है। तुम सड़क का नाम ले लो, गंदगी से भरी पड़ी है। तुम ट्रेन का नाम ले लो, ट्रेन चलती नहीं है। तुम जहाज का नाम ले लो, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। तुम अपना चीनी का, खैर क्या कहना है, बार बार हम चीनी की बात करते हैं। सवाल ये है कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, निज़ाम कोलैप्स कर रहा है। हमारे बॉर्डर पे पिछले दिनों कुछ लोगों ने हरकत की, गुंडागर्दी की, बदमाशी की, वो हमारी तारें उठा के ले गए। मैं इंतजार ही करता रहा कि कोई तो महकमा मुझे बताएगा वो तारें उठाने वाले कौन है और उनका क्या करना है, लेकिन मुझे नहीं पता भाई, तो मैं क्या करूँ। इफ्तिखार अहमद साहब, जो ये अभी थोड़ी सी तब्दीली दिसंबर के बाद हमें नज़र आई है कि मामलात शायद किसी और तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इनमें कोई उम्मीद की किरण है या इनसे भी? मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, मैं हूँ एक बिल्कुल सही है। किसी जनरल के आने से, किसी जनरल की ट्रांसफर से, पोस्टिंग से ना मामला कभी ठीक हुए ना होंगे। बड़े DGI है, ठीक है, तो हमें नाम भी याद नहीं। तो सर मैं बात कर रहा था इफ्तिखार अहमद साहब, ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसके बाद जो एक तब्दीली सी बनी है, इलेक्शन के में तो क्लियर है। देखो जो KPK का बल्दियाती पार्ट 2 में इतनी धांधली करेंगे कि आप तस्वर आप भूल जाएंगे कि क्या वहाँ पे होने वाला है। हालांकि वो दोनों इलाके जहाँ पे इलेक्शन ने इनके बस की बात ही नहीं है। वहाँ पे KPK, वहाँ पे तो PTI का वोटर ही नहीं है, माजी में भी नहीं था। लेकिन ये इन्होंने इसको अनार का मसला बना लिया है, जिद का मसला बना लिया है और तीनों डट गए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर उसमें बंदा बैठा हुआ है और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर डट गए। उन्होंने फैसला किया कि हर कीमत पे अब हम इनको बताएंगे कौम को कि हम कितने ताकतवर। नतीजा क्या होगा? झगड़ा, फसाद, फिर बदनज़मी,
लोगों के दिलों में कदूरतें, बजाय मामला को रिजॉल्व करने के, उनको सॉल्व करने के और समझने के कि लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया। अब देखें ना, वहाँ पे हेल्थ कार्ड भी है, वहाँ पे हर किस्म का कार्ड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में 8-9 साल से लोगों के पास है। और फिर लोग उनका अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो सोचना चाहिए ना पार्टी को, बजाय कि इस मामले में कि मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं जानता हूँ, ये रवैया नहीं होना। पॉइंट टेकन सर, बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये बातें बाज़ाहिर से थोड़ा हमें जो भी हम कहें, लेकिन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, व्हाटएवर यू हैव सेड, यही हालात हैं, यही रियलिटीज़ हैं। ब्रिगेड साहब, आपकी सर क्या राय होगी, आप क्या कहेंगे पूरी ओवरऑल सिचुएशन पर जो इस पूरे एक और साल में रही? देखें अरसलान, बात यह है कि इतनी भी हमारी सिचुएशन बिल्कुल ही गई गुजरी नहीं है कि हम बिल्कुल ना उम्मीद हो जाएं। हमें वी शुड बी होपफुल। और अगर वैसे ब्रिगेड साहब, अब बचा बहुत कम है कुछ होपफुल रहने के लिए। देखें होपफुल नहीं, देखें ये बात नहीं है। बात ये है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट आप देखें पाकिस्तान की, दुनिया की, और फिर अपनी ऑपोजिशन की भी देखेंगे। पीछे जो 2-3 अदवार गुजरे हैं हमारी जमहूरी पार्टियों के, वो क्या कुछ मुल्क के लिए करके गए और कैसे जाके बाहर जाके बैठ गए हैं, इन चीज़ों को हमें रियलाइज़ करें। लेट्स हैव अ रियलिटी की हम एग्जैक्ट बात करनी चाहिए। लेकिन अगर केपीके की बात करते हैं, देखें केपीके में बिल्कुल गलती है, इसलिए कि गलती उनकी ये है कि उन्होंने अपने पार्टी टिकट गलत दी है, गलत लोगों को दिए, नेपोटिज्म किया, रिश्तेदारों को दिए, गवर्नर ने अपनी मर्जी का कह दिया, चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को टिकट दे दिए। सर ये वो जवाब हैं जो शिकस्त के लिए दिए जाते हैं, जब जीत रहे हों तो ये सब ठीक होता है। लेकिन जवाब तो कोई भी नहीं है। सेकंड ये कि ये उनको अपनी रियलाइजेशन होनी चाहिए और आगे देखना चाहिए कि इनका पंजाब में इनके साथ क्या होना है, वो भी नज़र आता है कि किस तरीके से जाएंगे, क्या कुछ इनकी कारकर्दगी है, क्यों उस्मान बरज़ात को चेंज नहीं किया। आपने अपनी टीम ही अगर कमज़ोर केपीके में वहाँ रखी हो और आप समझते हैं कि अगर टीम कमज़ोर हो तो क्या आप उससे टीम कैप्टन कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता। सो यू नीड टू रियलाइज़ कि आपने कहाँ गलतियाँ की और उसको आगे कैसे लेके चलना। अगर दोबारा आप वही गलतियाँ करें और उसी तरीके से चल रहे हों तो ज़ाहिर है कि रिजल्ट होगा कि you will lost the match for which you have come to play innings of 5 players। एक तो ये है। सेकंड ये कि देखिए लोगों में इतनी बात नहीं है कि लोगों की बिल्कुल परचेजिंग पावर खत्म है। हम अगर अपने स्टूडेंट टाइम देखें तो कितने कॉलेज में कितने लोग या कितने कार पे लोग, 4-5 लोग कार पे आते थे, 30-35 मोटरसाइकिल होती थी और कोई बाकी लोग साइकिल पर आते थे। कार की कीमत थी 10 से 15 हज़ार रुपये, मोटरसाइकिल होती थी 1500 से 3000 रुपये की। आप इससे सोचें कि ये भी आस्ता आस्ता लोगों में काफ़ी चीज़ें होती गई हैं, इंप्रूवमेंट करते गए हैं, लेकिन जहाँ गलतियाँ की हैं उसकी गलती का तदारक भी कर सकें हम। नंबर 2 बात यह कि जिससे कि हमने देखा कि अपोजिशन का रोल जमहूरियत में, गवर्नमेंट और अपोजिशन जमहूरियत में दे प्ले वेरी मेजर रोल। हुकूमत काम करती है और जमहूरियत में अपोजिशन उसको क्रिटिक करती है बट पॉजिटिव करती है। ये नहीं होता कि आपने हर हालत में मुखालफत करनी है या कि अच्छी नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है उसको हमने सपोर्ट करना है, वो भी नहीं है। एजेंडा पीडीएम का आपके सामने साल की अगर परफॉर्मेंस लें, कहाँ से लेकर चले, फौज को गालियाँ, सिपाही सलार को गालियाँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को गालियाँ, दुश्मन का जो एजेंडा था, आई वुड नॉट से कि इंटेंशनली गलती सोच ना समझे हुए भी वो वही बातें थी जो दुश्मन हमारा चाहता था। फौज को कमज़ोर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फौज को बैकफुट पे ले जाओ ताकि वो इन्वॉल्व ना हो सके। सेकंड उसके साथ फिर आपने क्या सोल्यूशन किया? फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेंबली को फाल करना। इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है कि वहाँ जाके उसको स्ट्रेंथ दें, वहाँ जाके बैठें, प्राइम मिनिस्टर जाएं, बाकी टीम जाए, वहाँ डिस्कस करें, पार्लियामेंट कमेटियों में बातें की जाएं, वो वहाँ उसको बिल्कुल फाल नहीं किया गया। आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, ये गलती है। राइट गेट साहब, तफसील से आपने सारे मामले पर रोशनी डाल। मैं ज़रा मुबशिर भाई की भी राय ले लूँ। मुबशिर भाई, कैसा रहा आपकी नज़र में ये एक और जमहूरी साल? वो पार्लिमानी साल पर भी रोशनी डाल दें। आज आखिरी दिन भी हमने उसकी बड़े अच्छे मनाजिर देखे, गुत्थम गुत्था, हाथापाई, ये देखते आए। अव्वल तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस पार्लियामान की, और क्यों इतना पैसा इस पर लग रहा है टैक्स पेयर, मैं समझने से कासिर। TA, ट्रैवलिंग, ये वो कर क्या रहे हैं इतने बहुत MNAs बैठ के, दैट्स द क्वेश्चन। अदरवाइज आप उससे बाहर आ जाएं तो फिर वहाँ पर परफॉर्मेंस क्या रही सर, उस पर भी ज़रा राय दे दें। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट को इसकी एफिकेसी को ख़त्म कर दिया गया है और पार्लियामेंट को एक ऐसा अदारा बना दिया गया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि ये हमारा सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। अनफॉर्चुनेट है कि वही लोग जो इसमें बैठना चाहते हैं
वही इसको इस तरह कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के रवैये देख लें, उनके मिनिस्टर्स के रवैये देख लें, अपोजिशन ने भी हुल्लड़बाजी की बहुत सारे मकामात पे, और जो पार्लियामेंट का काम था वो प्रेसिडेंट हाउस से ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए ज़्यादा किया गया। आपके सामने है कितने हैं, वो आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं। यानी पार्लियामेंट की वक़्त को जानबूझ के काम किया गया, और जहाँ जहाँ कहीं पार्लियामेंट ने अपना कोई शो करने की कोशिश की, वहाँ पे हमारा जुडिशल एक्टिविज़म काम आ गया। अपोजिशन की तरफ अगर देखें तो वो जितना कैपिटलाइज कर सकती थी इन अपॉर्चुनिटीज़ को, वो नहीं कर पाई। लेकिन एक छोटा सा सच हमें बोल भी देना चाहिए कि अपोजिशन को जिन मामलात में उलझाया हुआ है अदालती, वो भी आपके सामने है, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, और बाकी उसी खौफ से ही खामोश के नैब हमारे ऊपर भी ना पड़ जाए। तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने चल रही है। ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलती हुई। मैं ज़रा डिक्शन से इख्तलाफ करूँगा, इस सेंटेंस को मैं इस तरह अदा करूँगा कि देखना चाहिए कि कहाँ पे गलती नहीं हुई, क्योंकि हर जगह पे ही गलतियाँ हुई हैं। और इसी तरह ही ये जमहूरी साल जो है पूरा किया, और आप देखिए एंड किस तरीके से कर रहे हैं ये पार्लियामेंट्री ईयर का, कि अवाम पे मज़ीद टैक्सेस लगे हैं। और ये बात डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप डायरेक्ट टैक्सेस लगा भी लें तो वो शायद उसका उश्र अशीर भी नहीं होगा जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में पेश कर रहे हैं, जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाला बंदा भी कर रहा है और एक टॉप पे बैठा हुआ बंदा भी पे कर रहा है। तो इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि हमारा नेट टैक्स नेट बड़ा कोई श्रंक है या छोटा है या नैरो है। मेरा ख्याल है ये बहुत ब्रॉड है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, साल का आखिरी दिन, एक और साल यकीनन कल आखिरी दिन है और आज चूँकि जुमेरात का दिन है और हमारा आज का साल का आखिरी प्रोग्राम है। बहुत सारी चीज़ें ज़ेर बहस आईं, बहुत सारी बातें होती रहीं। एक तो एक आलमी वबा का सामना मुसलसल इस साल भी रहा, जो सिलसिला शायद आगे भी अभी चलेगा। उसकी वजह से बहुत सारे मामलात हैं, महंगाई में इजाफा। मजमूई तौर पर कोई बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम इस साल का इख्तिताम नहीं कर रहे, और इस साल के इख्तिताम पर जब हम मिनी बजट की बात कर रहे हैं, मज़ीद टैक्सेस, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो यकीनन बड़ी हद तक मायूसी है। लेकिन इस साल का इख्तिताम इसी दुआ से करते हैं कि जो आने वाला साल है वो बेहतरी का हो, वो मायूसी का ना हो, वो खुशहाली का हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशहाली का हो। और हुकूमत पर तनकीद मकसद नहीं होता, तनकीद सिर्फ इसीलिए की जाती है कि बेहतरी आए, और जहाँ जहाँ ये हुकूमत अच्छा काम करती है या वो जिस भी जमात की हुकूमत हो उसकी उतनी हम तारीफ़ भी करते हैं, और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि हमें अगले साल में ज़्यादा मौके मिलें हुकूमत की तारीफ़ करने के, ना कि तनकीद करने के। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।